आज की जो चर्चा है वो है धातु रूप में प्रत्यय और विकिरण। सबसे पहले जो टर्म हम लोगों ने चर्चा की थी वो धातुओं के ऊपर चर्चा की थी। कितनी की थी? धातुओं। जब इन धातु में कोई प्रत्यय लगता है तब ये क्रियापद होते हैं। धातु में प्रत्यय एवं विकिरण लगने पर ये क्रियापद बनते हैं। धातु क्रिया तब बनती है कि जब इसमें कोई प्रत्यय या विकिरण लगता है। तो आज इन्हीं पे चर्चा होगी कि प्रत्यय कितने हैं और विकिरण कितने हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्ययों की संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए कल हमने बताया था आपको कि धातु में दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। कौन कौन से? परस्मय पद और दूसरा आत्मनेय पद है। आत्मनेय पद। 9 प्रत्यय इसमें लगेंगे और 9 प्रत्यय इसमें लगेंगे। तो प्रश्न आ जाता है कि धातुओं में प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 18। 9 दूनी 18। कितनी है? 18 है। 9 परमेशपदी और 9 आत्मेयपदी। अब ये प्रत्यय होते कौन से हैं? आपने नाम सुना होगा तिंड प्रत्यय। कौन सा? तिंड प्रत्यय। अब तिंड प्रत्यय होता क्या है समझ लेते हैं कि तिंड प्रत्यय कैसे बनता है। कि जो 18 प्रत्यय है 9 इसके, तो उसमें हम एक तरीके से हम इसको प्रत्याहार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि पहला प्रत्यय है आपका तिप। कौन सा है? तिप। और अंतिम प्रत्यय है महिम। कौन सा? महिम। तो तिप का ती लिया और महिम का अंड लिया। शब्द हो गया कौन सा? तिंड प्रत्यय। और तिंड प्रत्यय कहाँ लगते हैं? क्रियापद में। किसमें लगते हैं? क्रियापद में। देखिए कैसे ये बनते हैं। एक प्रत्यय हम लोग बन के देखते हैं कि कैसे ये प्रत्यय बनते हैं। सबसे पहले कोई भी क्रिया जब बनती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है धातु। धातु के बाद आता है आपका विकिरण। विकिरण के बाद आता है आपका प्रत्यय। जहां समझ में ना आए वहां आराम से बता देना। बहुत धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले धातु होगी, धातु के बाद विकिरण होगा, विकिरण के बाद प्रत्यय होगा। अब मान के चलिए हम लोग पट धातु ले लेते हैं। कौन सी धातु ले लेते हैं? पट। पट धातु में अब विकिरण, यह भी हम धीरे धीरे बता रहे हैं। पट धातु में जो विकिरण होगा वो होगा सप। कौन सा होगा? सप। प्रत्यय होगा हमारा तिप। प्रत्यय होगा तिप। और तिप का ती शेष रहता है, सप का आ शेष रहता है। सप का क्या शेष रहेगा? आ। तब हमारा शब्द बनेगा पठत। क्या बनेगा? पठत। ये है हमारे धातु, प्रत्यय, विकिरण और प्रत्यय। अब बात आती है कि विकिरणों की संख्या कितनी है, विकिरण कितने होते हैं। किसी को पता है तो बताएं। तो भैया जो विकिरण होते हैं, जितने हमारे गण होंगे उतने ही विकिरण होंगे। विकिरणों की संख्या होती है 10। विकिरणों की संख्या कितनी होती है? 10। और ये हम आपको भी बाद में लिखाएंगे। पहले हम सबसे पहले आपको प्रत्यय लिखाते हैं। नहीं, हाँ, पहले प्रत्यय बता देते हैं कि प्रत्यय को कैसे करना है, फिर बाद में विकिरण बताते हैं। चलो देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग डालते हैं तिप प्रत्यय में परस्मैपदी में लगने वाली प्रत्यय, परमेशपदी में लगने वाली प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय पुरुष के अनुसार लगते हैं। किसके अनुसार लगेंगे? पुरुष के अनुसार। सबसे पहला जो प्रत्यय होगा, जो प्रथम पुरुष में प्रत्यय लगेगा, वो है प्रथम पुरुष। अभी ये सब चीजें लिखनी है। प्रथम पुरुष। परमेशपदी में पहला प्रत्यय होता है तिप। कौन सा होता है? तिप। दूसरा होता है तस और तीसरा होता है झी। तिप तस झी। फिर आता है थिप वस था। मध्यम पुरुष में होगा जाके मध्यम पुरुष क्या होगा बताएं? सिप। सिप। इसके बाद थिप सिप थस था। सिप थस था। फिर आता है आपका लास्ट प्रत्यय आता है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष में है आपका मिप बस मस। मिप बस मस। बस है, बस और मस। तो इस प्रकार से तो ये बड़े कठिन हो जाएंगे, कैसे लगेंगे। अब हम आपको बड़ी शॉर्ट टिप बताते हैं कि हमें रूप कैसे बनाना है। सही है? इन प्रत्ययों को हमें रूप कैसे बनाना है तो देख लेते हैं यहीं पे कि हम यहाँ ती लिखते हैं, तस की जगह ता लिखते हैं और झी के जगह तिन लिखती है। सी के जगह सी लिख लिया है, सी था और था। यहां हम बनाते हैं आमी, आवा और आमा। अब हम लोग चर्चा करते हैं इन प्रत्ययों पर। चलो देखते हैं, रूप बनाते देखते हैं, फिर वितरण पे चर्चा करते हैं। चाहे तो हम लोग वितरण साथ लिख सकते हैं। और कैसे रूप बनेंगे? तो सबसे पहले हम लोग रूप बनाते हैं, वितरण तो छोड़ के रूप बनाते हैं। और ध्यान से समझना, बड़े सरल हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई कठिनाई नहीं है। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है बहुवचन। यहां होगा आपका प्रथम पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष, तीसरा होगा उत्तम पुरुष। देखो हमने ये जो यहां बताया था आपको बड़े सरल भाषा में, सिर्फ प्रत्यय था, तिप था, तिपिटा, जैसे तिप प्रत्यय था। अब हमें रूप बनाना है तो हमने अपने ट्रिक के अनुसार ती लिख लिया। अब पठ धातु है और इसमें ती जोड़ दीजिए वितरण से। पहले वितरण जुड़ेगा तो शब्द हो जाएगा पठती। क्या हो जाएगा? पठती। द्विवचन में क्या था? तस। तस था। यहां हमने तहा लिख दिया, पठती। शब्द हो जाएगा पठतः, तीतः।
तिंती झी, हमने इसको लिखते हैं हम कृत में तिंती, सब हो जाएगा पठंती। हसती हसता हसंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, हसति हसता हसन्ति। सही है। लिखति लिखता लिखन्ति। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। अभी हम नकारों में चलेंगे, अभी तो केवल रूप बनाना सिखा रहे हैं, कैसे प्रत्यय बनते हैं। तो अभी हमने केवल विकरण न लगाते क्या लगाए, प्रत्यय लगाए। और इन प्रत्ययों की ये कौन से प्रत्यय हैं, तीन प्रत्यय। कौन से हैं, तीन प्रत्यय। इनकी संख्या कितनी है, 9। कैसे 9 है, देखो 1 2 3, तीता तिंती, चौथा होगा सह सी, था सब हो जाएगा पठासी, पठता पठत। प्रत्यय कौन सा था, सिप थस, थस ही तो था, थस और यहाँ थाई था। तो शब्द हो गया पठासी पठता पठत। अब कौन सा है, पठामी पठावा पठामा। लेकिन जो हमारे प्रत्यय लगेंगे वो हमारे कैसे लगेंगे, में पे वस था, में पे वस मस। हमको इसको इस तरीके से याद किए, आमी आवा आमा, पठामी पठावा पठाम। ये है हमारे परमेशपदी में लगने वाले प्रत्यय। ये क्या है, परमेशपदी में लगने वाले प्रत्यय। और इनकी संख्या 9 है। कितनी है, 9। यानी कि ये सभी प्रत्यय हमारे परमेशपदी का मतलब सटर्मठ धातुओं में लगेंगे। किसमें लगेंगे, सटर्मठ धातुओं में। अब इनका हम पुरुषों में प्रयोग कैसे करते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। एक एक चीज बड़े सरलता से पढ़ो, जो ही जरूरी नहीं है कि हम लोग एकदम विद्वान बन जाएं। हैं, ऐसे पढ़ो जैसे रसगुल्ला, खाओ पियो मस्त रहो। आगे बढ़े, चलो। अब इनका इन परमेशपदी में लगने वाले प्रत्ययों का हम वचनों में या वाक्यों में, यानी इनके कर्ता पदों के साथ कैसे ये प्रयोग होंगे, चलो इस पे चर्चा करते हैं। कर्ता पदों के साथ क्रियापदों का, जो क्रियापद बने हैं, जो क्रियापदों का कर्ता के साथ प्रयोग, क्रियापदों का जो क्रियापद बने हैं, सबसे पहले हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। इसका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का में कर्ता हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, या कोई नाम हो सकता है। मान के चलिए कि हमने कहा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, वह सहा, और जहां सहा होगा वहां पे एक वचन में पढ़ धातु क्या होगा, पठती। वह पढ़ता है, सहा पठती। वह जाता है, राम खाता है, रामा खादती, खाता है। सीता हंसती है, सीता हंसती। यानी क्रियापदों के साथ एक वचन में हमारा प्रयोग। दूसरा देख लेते हैं, यदि दो वचन है, शब्द है, वह
दोनों पढ़ते हैं। क्या बना था? पठति पठतः, तो तौ पठतः। हाँ, दो हाथी चलते हैं, गजौ चलतः। दो छात्राएं पढ़ती हैं, छात्रा या दो बालिकाएं पढ़ती हैं, दो बालक पढ़ते हैं, दो हाथी चलते हैं, दो चिड़ियां उड़ती हैं। तो ये क्या है? तौ पठतः। वह दोनों जाते हैं, तौ गच्छतः। दो हाथी चलते हैं, गजौ चलतः। दो बछड़ी चलती हैं, चलती हैं, अजौ चरतः। आगे, वे सब जाते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो यहां क्या होगा? एक बहुवचन है, तो ते पठन्ति, ते पठन्ति। हम ना तो लकार पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान देने योग्य बात, ना हम लकार पढ़ा रहे हैं, ना हम आपको ये पुरुष बता रहे। हम केवल अभी हमारी जो चर्चा है वो है कि क्रियापदों के साथ हम कैसे प्रयोग करेंगे। जो हमने अभी क्रियापद बनाए हैं, इन्हें कर्ता के साथ हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो केवल हम एक वचन, दो वचन, अभी ये पढ़ेंगे हम प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ कर्ता क्रियापद का प्रयोग। मध्यम पुरुष के साथ क्रियापदों का प्रयोग, जैसे शब्द है हमारा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो क्या होगा? तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, क्या होगा? तुम युवाम, युवाम पठतः। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, क्या होगा? यूयम पठत। तुम जाते हो, तुम गच्छसि। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः। तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। क्रियापदों के साथ प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष के साथ क्रियापदों का प्रयोग। उत्तम पुरुष के साथ क्रियापदों का प्रयोग कैसे? उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। सही है? वैसे यहां पे ये होना चाहिए, अहम बिंदी भी रख दीजिए या मां बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। आम के बाद आवाम, आवाम पठावा। और हम सब पढ़ते हैं, आम आवाम वयम, वयम पठामि पठावा पठामः। तो ये था हमारे क्रियापदों के साथ, इन क्रियापदों का कर्ता के साथ कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अगला है जो हमारा विकरण। तो सबसे पहले हम लोग विकरण लिखते हैं, और विकरण में कैसे लिखना है
ये हम बताए दे रहे हैं और एक दो बताए दे रहे हैं कैसे प्रयोग होता है वितरणों का। वितरण का प्रयोग कैसे होता है, चलो सबसे पहले धातुओं के साथ मिलकर जो क्रियापद बनते हैं उनमें वितरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। सार्थक क्रियापद जब भी बन सकता है जब तक उसमें वितरण ना लगे। क्या ना लगे? वितरण। तो हेडिंग डाल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि वितरण, धातुओं में वितरण, धातु पद में या धातु रूप में, धातु रूप में वितरण। सबसे पहले वितरण क्या है कि क्रिया को सार्थक रूप देना वितरण कहलाता है। क्रिया को सार्थक रूप देना वितरण कहलाता है और वितरणों की कुल संख्या 10 है। कितनी है? कुल संख्या 10 है। जैसे हम लोग पहले लिख सकते हैं, इनको लिख लें। सबसे पहले पहला है आपका सब। कौन सा वितरण है? सब। अच्छा, सब वितरण का शेष क्या रहता है? इसका आशेष रहता है। सब वितरण का आशेष रहता है। इसकी परिभाषा लिखना है, परिभाषा लिख लीजिए। वितरण उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं, शॉर्टकट में ही चलते हैं, 1 मिनट जाइए। वितरण उस शब्द समूह, अरे ये लिख दिए, हमने लिख लीजिए। वितरण उस शब्द समूह, सॉरी शब्द नहीं, उस वर्ण समूह को, उस वर्ण समूह को, वितरण उस वर्ण समूह को कहते हैं, वितरण उस वर्ण समूह को कहते हैं जो प्रकृति मतलब धातु के साथ, धातु के साथ प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से सार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं। सार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे समझ में आ रहा है? चल करते हैं। जैसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने भू धातु ले ली। कौन सी धातु ले ली? भू। भू धातु कैसे लिखोगे? देखो, जैसे सबसे पहले धातु या प्रकृति, इसके बाद विकिरण, इसके बाद प्रत्यय। धातु में हमने लिख लिया भू। कौन सा लिख दिया? भू। विकिरण लगा दिया सप, और सबका आशेष रहता है। प्रत्यय लगा दिया तिप। तिप का क्या शेष रहेगा? टी शेष रहेगा। अब देखिए, भू धन आ, भू धन आ, उ और आ मिलके क्या होता है? वाह। शब्द हो गया भाव और ती प्रत्यय मिल गया, अब बन गया भवती। ये यहां भी संधि हुई है। भू धन आ, वाह, भवती। क्या हो गया? भवती। अब होता यदि पठ धन आ धन ती, तो शब्द हो जाएगा पठती। यहां पे कौन सी संधि हुई? भवती में। अगर कोई पूछ दे कि भवती शब्द में संधि कौन सी है, तो यड़ संधि, भू धन आ और धनती, या भूधन अति भवती, भूधन अति भवती।
लिख लेते हैं जड़ों की संख्या। तो आपको समझ में आया विकिरण। विकिरण क्या करता है? विकिरण का काम ही होता है सार्थक क्रियापदों का निर्माण करना। यदि विकिरण ना हो, प्रत्यय बहुत बने रहे, तो हमारी क्रिया नहीं बनेगी। आशा करते हैं भैया समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। हम धातुओं को लिखवा देते हैं, सॉरी विकिरणों को लिखवा देते हैं कि कौन सा विकिरण है और उसका क्या शेष बचता है, तो एक सहूलियत हो जाएगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब। नंबर 1 विकिरण है आपका सब। सब में आ शेष रहता है। कौन क्या शेष रहता है? सब का आ शेष रहता है। सब का क्या शेष रहेगा? आ। फिर आता है सपलुत। दूसरा होता है आपका सपलुट। इसमें जैसा होता है वैसा ही लगता है, कोई शेष नहीं रहता है, कुछ भी, जीरो। फिर आता है सपसलू। तीसरा है सपसलू। इसका भी जो है शेष है वो जीरो रहता है, जैसा है वैसा ही। फिर आता है शयन। इसका क्या शेष रहता है? या। इसका या शेष रहेगा। फिर आता है सनु। इसका क्या शेष रहेगा? ना शेष रहेगा। इसका क्या रहेगा? ना। फिर आता है सा, छठवां सा। सा का क्या शेष रहता है भैया? सा का आ शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? आ। सा का आ शेष रहेगा। फिर आता है आपका शमन, यानी कि सातवां है आपका सा, ना और मा। इसका शेष क्या रहेगा? बोलो। शनम का शेष क्या रहेगा? ना। बिल्कुल सही है, ना। अगला कौन है? आठवां कौन सा आएगा? आठवां आएगा आपका ऊ। जैसा है वैसे ही रहेगा, ऊ। नौवां, इसमें कुछ नहीं है। नौवां है आपका, बोलिए नौवां कौन सा होगा? नौवां होगा आपका सना। आधा सा और ना, इसका ना शेष है। 10वां कौन सा है? 10वां है आपका ऋच धन सा। ऋच धन सा। इसका आय शेष है। क्या शेष रहता है? आय शेष रहता है। ऋच धन सा, ऋच धन सा, इसका आय शेष रहता है। ये हमारे 10 धातु रूप में जो 10 वितरण लगते हैं वो होते हैं। तो वितरण समझ में आए? आज हमने क्या पढ़ा? धातु में वितरण। जैसे अब कोई हमें धातु बनानी है, जैसे और इन्हीं धातु, जैसे हमें बनाना है सु धातु है, मान के चलिए कौन सी है? सु। और सु में हम कोई वितरण लगा दें, मान के चलिए हम मान के चलिए सन वितरण लगा दें, यही लगा दें, चलो सन। धन प्रत्यय लगेगा, ति तिप प्रत्यय कौन सा लगेगा? तिप। अब जो शब्द बनेगा तो शब्द बन जाएगा, क्योंकि सन का क्या शेष रहता है? ना है। और ना यहां आ हो जाएगा, शब्द हो जाएगा सुनोती। क्या हो जाएगा? सुनोती। जैसे तन धातु है, तन, चलो इसको देख लेते हैं। तन धातु है, ऊ प्रत्यय लगा दिया, जैसा है वैसी लगेगा। तिप प्रत्यय हो गया, क्या हो गया? तिप। तो शब्द हो जाएगा तनोती, ता तनोती। ये थे हमारे आज के विकिरण। इनसे पूछी जाने वाली जो प्रश्न होते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि धातु का निर्माण किससे होता है? प्रत्यय और विकिरण से। प्रकृति में लगाए जाने वाले क्रिया, प्रकृति में लगाए जाने वाला वह वर्ण समूह कभी तो हो गया, तनोती हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम
कूदन आ हो जाएगा ओ है, फिर संधि होगी तनोती। तो ये समझ में आए भैया। कल का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, अब कोई पूछ दे दो चीजें यहाँ से चलते हैं हम लोग, जो प्रश्न मोस्ट होते हैं। केवल आज हमें धातुओं में प्रत्यय और विकर्ण पढ़ेंगे। प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 9 आत्मेय पदी के, 9 परमेश पदी के, 18। क्या हम परमेश आत्मेय पदी के प्रत्यय को लिखवा दें? 9 परमेश पदी लिख दें। अब आत्मेय पदी के देख लो, 2 मिनट को समय, एक मिनट लेते, केवल 1 मिनट बस। लिख लेते हैं जैसे ता आताम झा, ता आताम झा। थास, थास आथाम थ्वम, थास आथाम थ्वस, ध्वम, सॉरी ध्वम, हाँ, थास आथाम ध्वम। और लास्ट है इट वही महिन, इट वही महिन। तो देखिए टिप कैसे बनता है, 9 ये हो गए। ये प्रथम पुरुष होगा, कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। धातु कौन सी है? पद कौन सा है? आत्मने, आत्मने, आत्मने पदी। 9 परमेश पदी के और 9 आत्मेय पदी के। वही महिन। तो आज का जो टॉपिक था वो था धातु रूप में प्रत्यय और विकर्ण। कल का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा धातुओं में गण। कौन सा? धातुओं में गण। और गण के तुरंत बाद फिर हम लोग एक एक लकार पर चलेंगे। सही है? धातुओं के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? गण। कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा धातुओं में गण, गणों की संख्या है, गणों में आने वाली प्रमुख धातुएं। इसके बाद जो हमारा फिर हम लोग चलेंगे लकार पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।